अच्छा, एक मिनट। अच्छा, सब ज्वाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि हमने CSS की फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। CSS की फाइल क्रिएट करने अच्छा, CSS की फाइल क्रिएट करने के बाद अब हम देखेंगे, अच्छा ये इसमें हम कोई भी CSS का कोड लिखते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह लिखते हैं, तो HTML की फाइल को कैसे पता लगेगा कि ये CSS की फाइल मुझसे कनेक्टेड है, मुझसे लिंक्ड है, ये मेरे लिए बनी हुई है। जैसे ये फोल्डर है, अब ये फोल्डर के अंदर रखी हो फाइल, तो इन दोनों को आपस में कैसे पता है कि ये मेरे साथ कनेक्टेड है, ये मेरे ऊपर इसके अंदर जो स्टाइल। सर इसके लिए लिंक वाला टैग यूज करेंगे। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। इसमें हम लिंक का टैग यूज करेंगे, ठीक है। लिंक का टैग हम कहाँ यूज करेंगे, हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि हम हेड के अंदर सिर्फ टाइटल यूज कर रहे थे। अब दूसरा काम हमारे पास हेड के अंदर आता है, तो हेड के टैग के अंदर हम एक लिंक का टैग यूज करेंगे, ठीक है। लिंक जैसे आप लिखेंगे तो ये आगे आपके पास खुद ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। सर आवाज से शोर है। अच्छा, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? जी सर आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही। ठीक है। तो अच्छा, जिसको आवाज का कोई ज्यादा, एक अगर एक आध बंदे को हो रहा है ना, तो फिर वो अपना इंटरनेट वगैरह चेक कर ले, और अगर सबको हो रहा हो इशू तो फिर आप मुझे जरूर बता दिया करें, ठीक है। ठीक। तो लिंक की जो हमने, ये लिंक का भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, बस एक सिंगल टैग आपने हेड के अंदर कहीं भी लगा देना है, ठीक है। और उसको लिंक के अंदर पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन में आप बताएंगे कि आपकी इस फाइल जो CSS के साथ क्या रिलेशन है। वो ये है कि ये एक स्टाइल शीट की फाइल कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्टाइल शीट आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। टाइप बताएंगे कि भाई ये एक टेक्स्ट की फाइल है, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल है, और इसका एक्सटेंशन है CSS, तो हम .css, तो हम लिख देंगे text/css। रिलेशन बता देंगे, स्टाइल शीट है, text/css उसके टाइप बता देंगे, और href जो है ना हाइपर रेफरेंस होता है, H फॉर हाइपर और रेफ फॉर रेफरेंस। तो हाइपर रेफरेंस में आप इस फाइल जो आपने जो भी नाम रखे उसका, style.css, abc.css, style1.css, तो वो आप यहाँ पे href के अंदर बता देंगे कि इसका रेफरेंस क्या है। अभी ये हमारे पास एक ही फोल्डर में रखी है, तो हम सिर्फ उसका नाम बता रहे हैं, तो वो उसको पाथ उसका खुद ही ढूंढ लेगा। अगर हमारे पास ये डिफरेंट फोल्डर में होती, तो फिर हमें उस, सपोज सी में रखी होती है style.css, तो हमें उस फाइल का पाथ कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना पड़ता। तो हाइपर रेफरेंस के अंदर आप सिंपल अभी style.css लिख देंगे, style.css। जब आप ये लिखेंगे ना style.css, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो हम सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम चेक कैसे करेंगे भाई ये हमारी CSS की फाइल अंदर कनेक्ट हो गई है। ये हम देखते हैं इस तरीके से कि ये हमारे पास home.html भी है, इसके अंदर हम इंस्पेक्ट पे गए, ठीक है। हमने देखा कि हेड के अंदर styles.css दिया हुआ है, ठीक है। styles.css को हम ओपन टू टैप करेंगे, ये हमारे पास खुल की style.css एप्लीकेशन, इसमें कुछ भी लिखेंगे, सपोज इस PDF को सेव करेंगे, हमारे पास यहाँ पे लिखा नहीं चाहिए, ये देख यहाँ ABCD लिखा गया, इसका मतलब ये style.css हमारी HTML के साथ कनेक्ट हो गई है। तो इसको खैर आप छोड़ दें, ये काम की चीज नहीं, बस ये हम वेरीफाई करते हैं कि कनेक्ट हो गई है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे थे, ये हमने ये वाला काम तो कर लिया कि CSS की फाइल बना ली और आपस में दोनों को लिंक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारे पास कोड लिखने का तरीका है सेलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक में प्रॉपर्टी और उसके अगेंस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास हम देखेंगे CSS को करने के 3 तरीके, ठीक है। एक है एक्सटर्नल CSS, एक है इंटरनल CSS, और एक है इनलाइन CSS, ठीक है। अब इंटरनल CSS के अंदर क्या करेंगे, जो अभी हम काम कर रहे हैं,
वो हम कर रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक एक्सटर्नल एचटीएमएल से हट के एक्सटर्नली एक फाइल क्रिएट की सीएसएस की, उसको इसके साथ लिंक करा दिया। जो भी हम सीएसएस का कोड लिखेंगे, पूरी स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पर होगी, ठीक है, इस स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर। तो ये एक्सटर्नली हमने काम किया, तो ये कहलाती है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिंक की, जो भी हमने देख ली कि हम यहाँ पे लिंक के अंदर तीन प्रॉपर्टीज देते हैं, रिलेशन, टाइप और हाइपर रेफरेंस, और हम इसको लिंक करवा देते हैं। ये यहाँ पे वही सारी कहानी लिखी हुई है लिंक से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम हाइपर रेफरेंस देते हैं, पाथ देते हैं फाइल का, टाइप बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने किस तरीके से ये HTML का कोड लिखना है और ये CSS का कोड लिखना है, ठीक है। इसको भी आप लोग रन करके देख लीजिएगा, मैं भी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अच्छा, जैसे हमने इस HTML के अंदर ये पहला टैग दिया हुआ है H1, तो इसके ऊपर हम सपोज कोई स्टाइल में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे, लिखेंगे H1, जैसे हमने सेलेक्टर लिखा, सेलेक्टर है हमारा H1, फिर डिक्लेरेशन ब्लॉक क्रिएट किया। डिक्लेरेशन ब्लॉक में पहली प्रॉपर्टी क्या, पहली चीज क्या थी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमने सपोज दे दी कलर, कलर कॉलम, और फिर हमने उसका कलर डिफाइन कर दिया ब्लू, ठीक है, और सेमीकोलन। इसको सेव करेंगे और वहां जाके रन करेंगे, तो ये हमारे पास, ये देखें के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया, ये ब्लू हो गया। तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, सपोज साइज करना, फॉन्ट साइज में आप दे दें सपोज 100 पिक्सल, सेव करें, ये देखें ये बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपने साइज किसी भी चीज़ का देना है, सपोज फॉन्ट का देना है या किसी भी चीज़ का साइज देना है, तो आपने पिक्सल्स में देना है, ठीक है। ये px है पिक्सल, ठीक है। सपोज आप इसको दे रहे हैं लाइन, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन क्या है, सेंटर, ठीक है। सेव करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप अलाइन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो बस सिंपल आपने एक सेलेक्टर देना है कि हमें ये चीज़ H1 के ऊपर अप्लाई करनी है, और उसका डिक्लेरेशन दो। अब हम सपोज यहाँ पे जितने भी H1 क्रिएट कर दें, उन सब के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी खुद ही खुद ही, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दें, तो क्योंकि हमने यहाँ पे पैराग्राफ को डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे उसकी CSS नहीं दी, तो सिर्फ हेडिंग के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, पैराग्राफ पे नहीं होगी। ये देखें, एक पैराग्राफ सादा लिखा आ रहा है और बाकी है। अब अगर हम पैराग्राफ पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पी का टैग दिया, ठीक है, कर दीजिए उसका पिक्सल, ठीक है। Enter, ठीक है।
तो ये देखें, ये आपकी इस पैराग्राफ पे डिफरेंट सीएसएस अप्लाई हो गया। ठीक है, तो आवाज, किसको आवाज नहीं आ रही? अभी भी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, या आ रही है तो ड्रॉप हो जाती है। एक मिनट, आवाज। हाँ, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब ये हमने चीज देखी कि भाई अगर हम पैराग्राफ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होगी, H1 पे अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट होगी। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज आती है? अच्छा, इसमें आपके पास एक प्रॉपर्टी है, सपोज फॉन्ट फैमिली की भी है। यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली मैं आप कोई भी फॉन्ट फैमिली को सपोज कर्सिव दे दी, ये किया इसको, तो यहाँ पे ये देखिए इसके फॉन्ट चेंज हो गए। ठीक है, इसके अंदर दे दी मल्टीपल फॉन्ट्स हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। देखिए डिफरेंट डिफरेंट, अब मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने ये फॉन्ट कहाँ से देखने। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर ये देखिए, ये एग्जांपल है, ये आप लोग रन करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा क्या काम हो रहा है। ठीक है, अभी हमने पहली चीज देख ली, एक्सटर्नल सीएसएस क्या काम कर रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये हमने एक एक्सटर्नल पेज बनाया है पूरा सीएसएस का। ठीक है, एक्सटर्नल शीट बनाई, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज ना हो। ठीक है, मैं सिर्फ, और ये लिंक विंक का कोई भी काम ना हो। ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल यहीं पे मैं सीएसएस कर लूँ, मुझे अलग से स्टाइल शीट ना बनानी पड़े। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए हमारे पास आता है सेकंड टाइप, होती है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इंटरनल सीएसएस में क्या है कि आप एक स्टाइल का टैग ओपन करेंगे। ठीक है, और अब मेरी अटेंडेंस वगैरह की बातें जो है ना हम क्लास के एंड में करेंगे। अभी जिसकी अटेंडेंस लगनी थी वो 8:45 तक लगेगी। अच्छा, अब इंटरनल सीएसएस में हमारे पास क्या है कि हमें एक अलग से फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। हम सिर्फ स्टाइल का टैग ओपन करेंगे और जो कोडिंग हम वहाँ पे कर रहे थे वही सारी हम इस स्टाइल के टैग के अंदर करेंगे और स्टाइल का टैग क्लोज कर देंगे। ये स्टाइल का टैग हम हेड के अंदर बनाएंगे। ठीक है, और बॉडी के अंदर वही हम यूजुअल टैग लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि HTML के अंदर हेड में जाने के बाद स्टाइल का टैग इन्होंने ओपन किया, इसमें वही टाइप दे दी। इसमें जाहिर है हम दूसरी फाइल तो बना नहीं रहे, तो हमें लिंक देने की ज़रूरत नहीं है और हाइपर रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बता ही नहीं रहे उसको कि हमारे पास अलग फाइल है। सिर्फ आपने टाइप दे दी टेक्स्ट प्लस सीएसएस, और वही आपने बॉडी का सेलेक्टर बनाया और वही सारा काम आपने यहाँ पे कर दिया। तो ये चीज़ कहलाती है इंटरनल सीएसएस। जैसे हम यहाँ करके देख लेते हैं, यहाँ आपने हेड के अंदर एक स्टाइल का टेक्स्ट बना दिया। ठीक है, और स्टाइल के टैग के बीच में ही आपने सारी कोडिंग कर दी। काम में तो यहाँ पे अगर हम ये काम करें कि बॉडी को पैर अलग कर दें, हेड के अंदर स्टाइल का टैग बनाएं और उसी के अंदर ये सारा काम हम कर दें। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है इंटरनल सीएसएस। ये
ये काम आप हेड के अंदर स्टाइल के टैग के अंदर यही सारी प्रॉपर्टीज लिख दें, तो ये चीज कहलाती है इंटरनल सीएसएस। सपोज आप इसको करके देख लें, आपको चेंज आपके पैसे हो जाएंगे। ठीक है, कि ये भी काम कर रही है। ये देखिए, तो एक एक्सटर्नल सीएसएस का तरीका है, एक है ये इंटरनल सीएसएस का तरीका। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं ये इंटरनल सीएसएस भी ना करूं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए मैं इंटरनल सीएसएस भी ना करूं, तो उसका एक और तरीका है, वो है इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इनलाइन सीएसएस में क्या है कि आप हर टैग के ऊपर जाके उसकी अलग सीएसएस डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने टैग के ओपनिंग टैग के अंदर जाना है। जी, ओपनिंग टैग के अंदर जाना है आपने। ठीक है, और आपने स्टाइल लिखना है। ठीक है, और अंदर आपने वही सारी प्रॉपर्टीज बता देनी है कि इसका कलर होगा ब्लू। ठीक है, ये यहाँ पे आपने इसको क्लोज किया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी बताई, इसका फॉन्ट साइज होगा 50 पिक्सल। ठीक है, इसको बंद कर दिया। इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहाँ पर बता देंगे, तो ये इसकी इनलाइन सीएसएस कहलाएगी। ठीक है, तो बस ये तीन ही टाइप है। एक है एक्सटर्नल, जिसमें हम अलग से फाइल बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है और लिंक करा रहे हैं। दूसरी है इंटरनल सीएसएस, जिसमें हम स्टाइल के टैग्स ओपन करते हैं और स्टाइल के टैग हेड के अंदर भी ओपन करते हैं, उसमें हम काम करते हैं। और तीसरी है इनलाइन, के हम हर लाइन की अलग सीएसएस डिफाइन करते हैं। इस लाइन की सीएसएस ये है। ठीक है, इस H1 के टैग की सीएसएस कुछ और है। सपोज इसकी हम चाहें तो अलग कर दें, रेड कर दें। ठीक है, इसकी हमने कुछ और कर दी। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको वापस बैक करते हैं। अच्छा, ये हम प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है हमारे पास, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हम सब यूज करेंगे, लेकिन हम एक फॉर एग्जांपल अभी एक प्रॉपर्टी को रखते हैं, सपोज कलर। तो अब आप लोगों को ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसके अंदर हमने एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ा और इंटरनल सीएसएस पढ़ा। इन दोनों में आप लोगों को क्या इशू दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस में अभी तक कोई बता सकता है? सर एक्सटर्नल में सफाई से काम हो सकता है, इंटरनल के अंदर वो मिक्सिंग हो जाएगी बहुत। अच्छा, आपको ये इशू दिखा, और किसी को कोई इशू दिखा? किसी को कोई टेक्निकल इशू दिखा है अभी तक? ये तो एक सर काफी नॉन प्रोफेशनल सा आपने आंसर दिया। कोई टेक्निकल इशू दिखा है तो बताएं कि सर, अगर हमारी टाइल की फाइल इधर उधर हो जाती है तो हमें बहुत इशू आ सकते हैं इसकी वजह से। कहाँ कहीं इधर उधर होगी मेरी जान। ये लैपटॉप से कोई चोरी करके भाग जाएगा आपकी? सिर्फ स्टाइल की फाइल उसको पसंद आ गई, वो लेके चला गया। HTML की फाइल सूखी सूखी थी, वो उसने छोड़ दी। नहीं सर मेरे नहीं नहीं, पास। कभी कभी होता है ना, डिलीट हो जाती है या हम किसी और फोल्डर में डाल देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा मेरे हो ख्याल सकता है। से ये एक जो है कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये एक टेक्निकल इशू इसमें नहीं है, क्योंकि जब हम सर वेबसाइट बनाते हैं तो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ फाइल होती हैं।
तो कोई ऐसा इधर उधर होती नहीं है, और उनकी भी कॉपीज मेंटेन हो रही होती हैं, उसका पूरी रिपोजिटरी बन रही होती है, तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है। और किसी को कोई कोडिंग के अंदर कोई टेक्निकल इशू दिखा है? सर अगर हम चाह रहे H1 की 2 हेडिंग डाल लें, अगर एक में चाह रहे हैं कि ऐसा हो कलर ब्लू और एक में ना हो, तो लेकिन ये होगा दोनों पे। बिल्कुल सही। ये किसने जवाब दिया है? ये किसने दिया है जवाब? अम्मार ने। अम्मार। ये बात आप लोगों को क्लास में सबको समझ आई? ये असल इशू है कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस में क्या इशू है। मतलब तीसरा इनलाइन जो सीएसएस है वो इशू उसमें नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल में है। जब आप इनलाइन सीएसएस करेंगे तो आप हर टाइप की अलग सीएसएस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल पूरी एक स्टाइल शीट, अच्छा सबसे इन तीनों में बेहतर तरीका जो है ना वो है एक्सटर्नल सीएसएस का, यानी कि एक अलग से स्टाइल शीट बनाएं और हर HTML की फाइल के अगेंस्ट एक अलग स्टाइल शीट बना के आप प्रॉपर्टी काम करें, ठीक है। पूरी स्टाइल जब हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे हर टाइप की, जब वेबसाइट बनाएंगे तो अलग स्टाइल शीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इंटरनल किया हुआ या इनलाइन किया हुआ, कर सकते हैं वो भी यूज आप कई कई जगहों पे, वो आपको कई जगह पे जरूरी भी होता है, लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस प्रोग्रामर्स की होगी है कि वो एक एक्सटर्नल फाइल बनाए, ठीक है। तो जब आप एक्सटर्नल सीएसएस करेंगे या फिर आप इंटरनल सीएसएस करेंगे तो आपका हर टैग, सपोज ये तो उसने देखा कि H1 है तो सारे H1 के ऊपर एक ही कलर की प्रॉपर्टी यूज हो गई। जितने का H1 है मैं चाह रहा हूँ कि इसकी अलग हो, इस H1 की अलग हो, इस H1 की अलग हो, तो इन सबकी अलग अलग पहचान कैसे बनेगी? उसके लिए हमारे पास आते हैं सेलेक्टर लेने के तरीके, कि ये हमारे पास सेलेक्टर है ना H1, एक सेलेक्टर है H1, तो ये तो सेलेक्टर को उसने उठा लिया कि भाई ये H1 है, सबके ऊपर ब्लू कलर दे दो। मैं चाह रहा हूँ कि इस पे अलग हो, तो सेलेक्टर देने का हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। वो क्या है? वो है ये सारे तरीके सेलेक्टर से, ठीक है। अब इसके अंदर ये आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, ये घबराएंगे। चक्कर तो ये है कि आपके पास 1 2 3 और ये चार सेलेक्टर हैं जो हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं। बाकी जो है वो भी यूज होते हैं, लेकिन उसको हम बहुत कम लोग यूज करते हैं, इतना ज्यादा उनका कोई खास काम है नहीं, ठीक है। तो हम पहले ये वाले डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास पहला तो आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। उसमें क्या होता है, इसकी सारी कहानी लिखी है हर सेलेक्टर की कि क्या होता है। एग्जाम्पल क्या है, अगर आप यहाँ पे ये H1 बताने की बजाय स्टार लिख दें, ठीक है, इसको भी आप डिलीट कर दें, तो क्या होगा कि H1 H2 पैराग्राफ जितने भी टैग्स लगे हुए पूरी वेबसाइट सबके ऊपर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। स्टार का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। ये देखिए, एक second, ये देखिए स्टार का मतलब होता है फॉर ऑल, सबके ऊपर जितने भी टैग हो किसी भी नाम से, इमेज ये वो जो भी टैग है सबके ऊपर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी अगर आप यहाँ पे स्टार दे दो। ये चीज कहलाती है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर के बाद आता है टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि H1 ले, अगर H1 का टैग हमने यूज किया हुआ है HTML के अंदर तो CSS में हम H1 लिखेंगे और उसकी यहाँ डिक्लेरेशन ब्लॉक में डिक्लेरेशन कर देंगे। H2 का टैग यूज हुआ है तो H2 कर देंगे। लेकिन इसमें वही अभी हमने जो डिस्कस किया मसला आ रहा है कि अगर हम एक प्रॉपर्टी इस H1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी H1 या H2 हैं उन सबके ऊपर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास दो तरीके आते हैं, एक आता है क्लास सेलेक्टर और एक आता है आईडी सेलेक्टर। बस इन दोनों को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है, वरना काम दोनों एक ही कर रहे होते हैं। ये क्लास सेलेक्टर भी और आईडी सेलेक्टर भी, आप दोनों में से जो चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर को हमें डिफाइन करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एक सेकंड, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इस H1 के टैग के अंदर आप लिखेंगे ठीक है, क्लास के आगे आप कोटेशन के अंदर
कोई भी क्लास का नाम लिख सकते हैं, उसको कोई भी क्लास दे सकते हैं। सपोज आप 1 दे दें या 2 दे दें, या कुछ भी आप क्लास दे सकते हैं। सपोज आप ब्लैक हेडिंग दे दें, जो आपको इजी लगे। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे उसकी एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। अब जो आपने यहाँ पे नाम दिया है, उसी नाम से आप सेलेक्टर बनेंगे। उस 1 और उसके अंदर आप सारी कोड लिखेंगे कि इसका कलर हो येलो, ठीक है, इसकी अलाइनमेंट हो लेफ्ट, ठीक है, इसका ठीक है, ये आपने दे दिया। और अब जब आप क्लास डिफाइन करें तो उसके नाम से पहले आपने डॉट लगाना। जब आप डॉट लगाएंगे तो ये एक देख लेगा कि ये क्लास सेलेक्टर को यहाँ से उठाएगा, ठीक है। तो ये को सेव करें। देखिए, इसने पहली वाली हेडिंग को सिर्फ उठाया, इसमें क्लास सेलेक्टर फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक के ऊपर सिर्फ अप्लाई किया। अगर हम यही क्लास दूसरे में भी दे देंगे और 1 ही दे देंगे तो उससे भी ये दे देगा। लेकिन अगर हम दूसरी क्लास देंगे, क्लास 1 की बजाय 2, 3 कुछ भी दे देंगे, या ABCD कुछ भी दे देंगे और उसको यहाँ डिफाइन कर देंगे, तो वो अलग स्टेट के लिए अलग क्लास यूज हो रही होगी। सही है। अब इसी तरीके से सपोज हम इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमने क्लास दे दी सपोज 2, और यहाँ पे हमने डॉट 2 के अंदर अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। इसको हम सेव करेंगे और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये अलग इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये हम यही काम हम एक्सटर्नल CSS के अंदर या फिर इंटरनल CSS के अंदर कर सकते हैं, कि हम यहाँ पे सिर्फ उसकी क्लास दे दें और उसकी क्लास के अगेंस्ट जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम अलग स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर ही डिफाइन करें, सिर्फ यहाँ पे क्लास दे दें। अब जहाँ जहाँ पे आप ये जिस टैग के अंदर क्लास कोई भी क्लास का नाम देते रहेंगे, वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। सर फिर आवाज का इशू आ रहा है। अच्छा, तो अभी आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है सर, पहले अच्छा, drop हो गई। सही है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्लास सेलेक्टर के बाद आता है हमारे पास आईडी सेलेक्टर। उसका भी काम सेम यही होता है कि वो यहाँ से आईडी उठाता है और यहाँ पे जाके देखते हैं कि आईडी कौन सी दी है। अब आप सपोज आईडी देने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे क्लास की जगह पे लिख दें आईडी, ठीक है, और इसमें आप आके कोई भी आईडी दे देंगे, सपोज 4 दे दें, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको आके 4 को डिफाइन कर देंगे कि भाई इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। और 4 को डिफाइन करने का तरीका क्या है, आईडी को, मतलब आईडी जो भी है, जिसकी भी आप आईडी देंगे प्रॉपर्टीज में, तो आईडी को डिफाइन करने का तरीका है, उसमें क्लास में था डॉट और आईडी में है हैश। यहाँ आप हैश लगाएंगे तो वो यहाँ पे जाके देखेगा कि आईडी सिर्फ क्लासेस वगैरह छोड़ देगा और सिर्फ आईडी के ऊपर जाएगा और देखेगा उसकी आईडी अगर 4 है, हैश के अंदर 4, तो वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा उन टैग्स के ऊपर, ठीक है। आप ये देखो, तो आप मल्टीपल क्लास भी यूज कर सकते हैं, आईडीज भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं आप चाहें तो यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, सही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आएगी होंगी मेरे ख्याल से। अगर किसी को इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। असल में हम लोग में ये चारों सेलेक्टर बस यूज कर रहे होंगे, और इन सब में से भी सबसे ज्यादा आप यूनिवर्सल भी कभी कभार यूज होता है,
ज़्यादातर क्लास और आईडी सेलेक्टर लोग यूज करते हैं, और तीसरा टाइप सेलेक्टर, और फिर फोर्थ डिफरेंस होती है कि आप यूनिवर्सल सेलेक्टर। बाकी ये सारे आप तो पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या काम हो रहा है, लेकिन ये हम कम ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो, कोई दिमाग में क्वेश्चन हो कि ये क्या हो रहा है, क्या सब बाउंसर जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सर दोबारा बता दें तो हम उसको भी एंटरटेन कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। बताएं, किसी को कोई इशू है, कोई कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बता दें। अरे आवाज़ आ रही है, कोई इशू है? म्यूट तो नहीं किया हुआ मैंने, बोले जा रहा हूँ तब से, पता लगे म्यूट किया हुआ। चैट में ही लिख दो कि कोई इशू है, नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल में मल्टीपल टैग पर आए, एक सेकंड समझते सारे सवाल आ गए। एक्सटर्नल में मल्टीपल टैग पर यूज कर सकते हैं, क्या कहना चाह रही है? एक्सटर्नल में मल्टीपल टैग पर, ये अभी तो वही तो किया हमने कि क्लियर है, ये क्लियर। अच्छा, वही कह रहे हैं एक्सटर्नल में मल्टीपल टैग यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमने वही, जैसे हमने ये वाला सेलेक्टर यूज किया, कौन सा? टाइप सेलेक्टर। अगर आप मल्टीपल टैग के ऊपर एक की चीज यूज करना चाह रहे हैं तो आपने ये दे दिया, जितने H1 होंगे सारे H1 के ऊपर कलर ब्लू अप्लाई कर देगा, या जो भी आपने फॉन्ट से जितने H1 इस पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में आएंगे ना, तो वो सबके ऊपर एक ही चीज अप्लाई कर देगा। और अगर आप मल्टीपल, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई सबके ऊपर अलग अलग चीज अप्लाई करनी है, तो उसकी क्लास या फिर आईडी आप डिफाइन कर दें यहाँ पे, और उसके ही ओपनिंग टैग में उसकी क्लास बता दें कि भाई इसकी वन क्लास है, तो ये जो वन है इसको हमने डॉट वन लिखा, ये इसकी क्लास आ गई। बस आपने ये याद रखना है कि डॉट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे क्लास आपने देनी है, और जहाँ पे हैश आ रहा है वहाँ पे आपने आईडी देनी है, और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? और सब पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे तो वो सब पे जितने भी टैग हैं, भले वो एच हो जो भी हो, उन सब के ऊपर सेम प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या था हमारे पास? यूनिवर्सल था स्टार, और उसके अंदर उसका डिक्लेरेशन लॉ। ठीक है, अब वो नहीं देखेगा कि भाई ये बिल्ली है या बकरा है या गाय है, वो सबके ऊपर एक ही कलर कर देगा। ठीक है, और अगर आप H1 बता देंगे कि भाई ये जितनी बिल्ली दिखे उन सारी बिल्लियों को कलर ब्लू कर देना, तो वो सिर्फ H1 को दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है सर, आईडी और क्लास के डिफरेंस बता दें। आईडी और क्लास में सिर्फ डिफाइन करने का डिफरेंस है कि आप वहाँ पे आईडी बताते हैं और यहाँ पे जो है हैश लगा देते हैं। क्लास के अंदर आप वहाँ क्लास HTML के अंदर टैग के अंदर क्लास देते हैं, क्लास इक्वल्स टू जो भी क्लास का नाम, और CSS के अंदर डॉट से उस क्लास का नाम ले देते हैं। बाकी डिफाइन करने के अलावा उसके फंक्शनैलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है। ठीक है, ये सवाल भी हो गया क्लियर है, सही। और किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है ये सेलेक्टर वगैरह, हमने 4 देख लिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इतने यूजफुल नहीं है। फिर हमारे पास आता है फोरग्राउंड कलर। अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी कलर की, ठीक है, CSS जाहिर है आप स्टाइल कर रहे हैं, तो जब तक स्टाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही कलर होती है ना, इंसानों में भी हम देखें तो स्टाइलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही कलर है उसका, कि उसका कलर क्या है, वो काला है, गोरा है, हमारे जैसा है, जैसा भी है, तो वो किस किस कलर का है। तो सबसे मेन चीज है कलर। तो उसको डिफाइन करने के हमारे पास 3 तरीके दिए हैं। ठीक है, एक RGB वैल्यू से आप दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड से कलर के नाम से भी दे सकते हैं। तो RGB, तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है। अब जैसे ये कलर हमने यहाँ पे सॉलिड एक वैल्यू दे दी कि ब्लू है, ये तो एक सॉलिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे ये ब्लू दे दिया, इसका हमने एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर की, बैकग्राउंड कलर लिखा येलो। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ इस H1 जहाँ पे H1 इसको मिलेगा वहाँ पे ये क्या करेगा, तो ये यहाँ पे भी नहीं देते हैं, ये भी करते हैं।
ये हमने यहाँ पे जहाँ पे 1 मिलेगा उसको वहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर येलो कर देगा। एक सेकंड, ठीक है, इसमें बैकग्राउंड कलर। अब लेकिन ये बिल्कुल सॉलिड कलर है, ठीक है, इसमें हम चाह रहे हैं डिफरेंट शेड्स हो, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल अलग अलग शेड हो। कोई रेड करेंगे तो बिल्कुल रेड कर देगा, जैसे ये रेड कर दिया। पर्पल करेंगे तो बिल्कुल पर्पल। कोई उसमें शेड्स हो, थोड़े इंग्लिश कलर्स हो तो मज़ा भी है। तो उसके लिए हमारे पास कलर के अंदर 3 डिफाइन करने के तरीके हैं। एक है RGB, एक हेक्साडेसिमल कोड, और तीसरा वही कलर के नाम आप दे सकते हैं। कलर के डिफरेंट नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से देखना है, ठीक है। तो RGB क्या होता है, आप लोग में से ज़्यादातर जिसने ग्राफिक्स वगैरह पढ़ी हुई है उनको पता होगा। RGB होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। RGB होता है रेड, ग्रीन और ब्लू का एब्रीविएशन है RGB, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये जब तीनों अलग अलग RGB के हम डिफरेंट डिफरेंट, आप लोग को आवाज़ आ रही है ना? जी सर। जिस अगर आप लोगों में से ज़्यादातर को RGB पता है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो मुझे बता दें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ RGB किस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर ज़्यादातर को नहीं पता मैं बता देता हूँ। RGB रेड, ग्रीन, बता दें। हाँ, रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जैसे नाम दे रहे थे, ठीक है, कलर का कोई भी यहाँ पे ब्लू लिख दे रहे हैं, ये डार्क केन लिख दें, मतलब मल्टीपल कलर है। तो यहाँ पे हम देंगे RGB, और इसके अंदर 3 वैल्यूज देंगे। ये 3 किस किस चीज़ की वैल्यू है? ये है R की वैल्यू, ये है G की वैल्यू, और ये है B की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास जो भी ये R है ना, तो ये R का मतलब है पिक्सल। पिक्सल R का पिक्सल है, G का है और B का है। इन तीनों की वैल्यूज को हम मिलाएं तो हमारे पास एक कलर बनता है। अब इस R को डिफाइन करने की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो है 0 to 255, ठीक है। G को करने की क्या है? 0 to 255। B के लिए क्या है? 0 से 255। अब 0 से 255 तक यहाँ कोई वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ कोई, यहाँ कोई। आप वैसे भी सर्च करेंगे ना कि एक पिक्सल की कलर वैल्यू कितनी होती है। ये देखिए 0 से 255 तक होती है। तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। आप जितने भी हमारे पास यहाँ पे जैसे स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन के अंदर एक पिक्सल को जोड़ के ये पूरी स्क्रीन बनती है, और हर पिक्सल के अंदर एक अलग कलर है। वो जब सारे कलर मिलते हैं तो हमें एक ये पूरी खूबसूरत सी स्क्रीन दिखती है। तो अब RGB हम देंगे कि अब अगर हम इसके अंदर R की मिकदार ज़्यादा देना चाह रहे हैं, हमने कम, क्योंकि इसको रेड कर दें, तो हमने यहाँ पे 255 वैल्यू दे देंगे पूरा रेड। ग्रीन थोड़ा कम देंगे उसमें, ब्लू थोड़ा कम। तो आपने जैसे बचपन में भी देखा होगा आप लोग ने कि आप कलर्स को मिक्स करते थे, तो 3 कलर को मिक्स किया तो अलग कलर बना, 2 को मिक्स किया तो अलग कलर बना। कुछ कोई कोई कलर ब्लैक और वाइट है तो उसमें ब्लैक ज़्यादा डाल दिया, वाइट कम डाला, तो आपके पास डार्क ग्रे बना। लेकिन अगर आपने वाइट ज़्यादा डाल दिया और ब्लैक थोड़ा सा डाला तो लाइट ग्रे बना। इस तरीके से मल्टीपल आप कलर की मिकदार ज़्यादा या कम करेंगे ना, तो आपके डिफरेंट कलर शेड्स बनते जाएंगे। सॉलिड इस तरीके से कलर नहीं बनेगा, शेड्स बनेंगे डिफरेंट। तो आप यहाँ पे 0 से 255 की कोई भी वैल्यू दे RGB के अंदर, तो वो उस टेक्स्ट का या उस बैकग्राउंड का वो कलर हो जाएगा। सपोज हम करके देखते हैं, यहाँ पे हम ब्लैक